नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की बात और मैं हूं नगमा। बात करते हैं ओमिक्रॉन वेरिएंट की। कोविड का यह नया वेरिएंट, इसकी तीसरी लहर, इसकी आशंका बढ़ रही है और अब तक इस नए वेरिएंट से हालांकि 42 मरीज ठीक भी हुए हैं, लेकिन आशंका है कि अगले साल के शुरुआती महीनों में, खास करके फरवरी पहुंचते पहुंचते ओमिक्रॉन से मामलों में उछाल के तौर पर असर दिखेगा। स्वास्थ्य मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक अब तक जो 42 मरीज ठीक हुए हैं, उनमें से ज्यादातर मरीज महाराष्ट्र, दिल्ली और कर्नाटक के हैं। देश में 160 से ज्यादा मामले हैं और अब तक कोई गंभीर मामला इस नए वेरिएंट से सामने नहीं आया है। कुल 12 राज्यों में ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक जिन 12 राज्यों में मामले हैं, उनमें से महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 54 मामले सामने आए हैं, दिल्ली में 32, तेलंगाना में 20, राजस्थान में 17, गुजरात में 13, केरल में 11, कर्नाटक में 8, उत्तर प्रदेश में 2 और तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, बंगाल और चंडीगढ़ में एक मामले अभी तक सामने आए हैं। लेकिन इस मैप के जरिए आप देख रहे हैं कि पूरे भारत में ही ज्यादातर राज्यों में इसके मामले सामने अब तक आए हैं। कुछ राज्य हैं जहां पर एक भी मामला अभी तक नहीं मिला है। सरकार ओमिक्रॉन के खिलाफ टीके के असर को जांचने में भी जुट गई है कि जो पहले से वैक्सीन मौजूद है वो कितनी असरदार है इस नए वेरिएंट के खिलाफ। ओमिक्रॉन की आहट आज शेयर बाजार में भी सुनाई दी है। यहां पे सेंसेक्स में अब 1800 अंकों की गिरावट देखी गई है। दुनिया भर में 25 दिनों में ओमिक्रॉन के करीब 62,000 मरीज, भारत में 15 दिनों में यह आंकड़ा 160 के पार है। हालांकि अब तक कोई गंभीर नहीं और 42 लोग ठीक भी हुए हैं। डेल्टा जितनी तबाही नहीं, पर क्या ये नया वेरिएंट भारत में तीसरी लहर लाएगा? हम मानते हैं कि अभी से फैलना ये प्रारंभ कर चुका है, तो तीसरी लहर जो आएगी वो अगले साल के शुरू के महीनों में अपनी चरम स्तर पे होगी और उसके बाद संख्या कम होनी शुरू हो जाएगी। बहुत दूसरी लहर जितनी घातक नहीं होने की संभावना है और इसीलिए जो दूसरी लहर में बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन या हॉस्पिटल बेड्स की आवश्यकता पड़ी थी, अभी तक के जो लक्षण हैं उसके अनुसार दिख रहा है कि ओमिक्रॉन की वजह से उतनी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। देश में ओमिक्रॉन के 161 मामलों में से कई ऐसे हैं जिनकी विदेश यात्रा की कोई हिस्ट्री नहीं। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के 7 मरीज ऐसे हैं जिनको लंदन से लौटे व्यक्ति से संक्रमण हुआ। कर्नाटक के 11 ओमिक्रॉन मरीजों को लेकर पता किया जा रहा है कि आखिर वो संक्रमित कैसे हुए। भारत में तीसरी लहर अगर आती है तो रोज 1.5 से 2 लाख तक कोरोना के मामले आने की आशंका जताई जा रही है। हमारे देश में ज्यादातर हमारे पास में जो सीरो पॉजिटिविटी जो आई है वो हमारे पास में इन्फेक्शन से आई है। ये केसेस में उतार चढ़ाव जो है ये कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर की वजह से भी कॉम्प्रोमाइज होने की वजह से है। एक तरफ तीसरी लहर का खतरा तो दूसरी तरफ रेजिडेंट्स डॉक्टरों की हड़ताल। नीट पीजी काउंसलिंग में देरी को लेकर रेजिडेंट्स डॉक्टरों ने सोमवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के दफ्तर के बाहर धरना प्रदर्शन किया, लेकिन सरकार ने इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया है और वो ओमिक्रॉन के खिलाफ टीके के असरदार होने का परीक्षण कर रही है। आज हमने वो भी काम शुरू कर दिया है कि ये वेरिएंट इंडिया में हमारी वैक्सीन उसके ऊपर इफेक्ट कर रही है कि नहीं कर रही है। ये चेक करने के लिए कल्चर डेवलप करना होता है और कल्चर वेरिएंट को ओमिक्रॉन वेरिएंट का कल्चर डेवलप करके उसके पर क्या इफेक्ट हो रही है हमारी वैक्सीन की, उसका भी स्टडी हो रहा है और अगले एक सप्ताह में उसका भी रिपोर्ट आ जाएंगे। लहर आने का अंदेशा भी है और पुराने वक्त जैसे हालात नहीं बिगड़ने का दावा भी। मंत्रालय से लेकर राज्यों की नजर और निगरानी है और लोगों के स्तर पर चूक नहीं, उनको चौकन्ना रहने की हिदायत भी। नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया। इस वक्त हमारे साथ इस पर चर्चा के लिए जुड़ रही हैं डॉक्टर सुनीला गर्ग, जो सदस्य हैं लांसेट कमीशन कोविड इंडिया टास्क फोर्स की। बहुत बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर गर्ग। और मैं आपसे ये समझना चाहती हूं कि इस वक्त अभी तक क्या जानकारी मिली है ओमिक्रॉन वेरिएंट के बारे में? कई तरह की स्टडीज हैं, तमाम लोग इंटरनेट पे अलग अलग बातें पढ़ते हैं, अलग अलग बयान भी कई बार आते हैं कि
कभी पता चलता है कि बहुत ज्यादा संक्रमण इसका तेजी से फैलता है, कभी पता चलता है कि जो पुरानी वैक्सीन है वो असरदार होगी। तो इस समय जो ये तमाम बातें चल रही हैं, अब तक क्या हम पुष्टि कर सकते हैं इसके बारे में, इस वेरिएंट के बारे में क्या जानकारी मिली है अब तक? बहुत बहुत धन्यवाद नगमा जी ये सवाल पूछने के लिए मेरे से। पहले तो मैं कहना चाहूंगी कि हमारी स्थिति जो है बाकी देशों से अलग है। आज की तारीख की अगर हम बात करें तो आपने जैसे कि बताया कि मरीज 160 के ऊपर यानी कि 171 के करीब हो चुके हैं हमारे मरीज अलग अलग राज्यों से। और मैं ये भी कहना चाहूंगी कि इसमें से 42 मरीज ठीक हो चुके हैं। और अगर हम दिल्ली की बात करें तो कल तक जो 2 मरीज जो डिस्चार्ज हुए थे उनमें सिम्टम्स बहुत माइल्ड थे, परंतु इसका मतलब ये नहीं कि हम कॉम्प्लेसेंट हो जाए। नंबर 1 तो ये समझने वाली बात है। नंबर 2 ये बात है कि आज की तारीख में हम लोग 137 करोड़ के करीब और उसके ज्यादा वैक्सीनेशन यानी कि टीकाकरण हमारा हो चुका है, परंतु ये जरूरी है और आईसीएमआर ने इस दिशा में एक कदम भी उठाया है कि हम ये भी देखें कि हमारा वैक्सीन वाकई में कारगर है कि नहीं, क्योंकि अब ये देखना बहुत जरूरी हो गया है कि वाकई में जब हम बूस्टर्स की बात करते हैं, बाकी टीकों की बात करते हैं, बाकी देशों ने जैसे कि टीकों की बात की, तो बहुत जरूरी है कि हम ये वाकई में देखें कि ये टीका कारगर भी है कि नहीं जो हमने अभी लगाए हैं, क्योंकि वैक्सीन जो हमारा वायरस है लगातार म्यूटेट कर रहा है। और दूसरी चीज हमें ये भी समझने वाली है साथ साथ में हमारे देश में लगभग नेचुरल इम्यूनिटी जो है वो 70% से ज्यादा हो चुकी है, यानी कि हमारी इन्फेक्शंस काफी ज्यादा हो चुके हैं। उनकी वजह से हमारे नेचुरली जो इन्फेक्ट हुए हैं उनकी वजह से 70% के करीब इम्यूनिटी है और वैक्सीनेशन से भी हमारी काफी इम्यूनिटी आई है। तो यानी कि हमारे वैक्सीन ने बूस्टर्स का भी काम किया है। तो ये बहुत जरूरी है हमें समझना कि आज की तारीख में अगर हम ओमिक्रॉन के प्रकोप से बचना चाहते हैं तो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करें। जिन्होंने 2 डोजेस वैक्सीन की नहीं लगाई वो जरूर लगाएं अपने समय अनुसार, क्योंकि आज भी हम ये बात कर रहे हैं कि जिनको भी टीकाकरण हो चुका है और उन्होंने अगर ओमिक्रॉन का आया है या उनको जो भी इन्फेक्शन हुआ है वो उनको सीवियर इन्फेक्शन से बचा रहा है, हॉस्पिटलाइजेशन से बचा रहा है, इवन मतलब आईसीयूज में जाने की शंका भी बहुत कम है। तो यानी कि हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, परंतु हमें सतर्क होने की जरूरत है। यहाँ हमारे सिस्टम्स भी प्रिपेयर्ड हो चुके हैं और हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं विद रिगार्ड टू हम अलग अलग राज्यों की बात करें तो हमारे पास में बेड्स की प्रिपेयर्डनेस है, हमारे पास में ट्रेन मैन पावर है। हम क्योंकि दूसरी लहर का सामना अच्छी तरीके से कर चुके हैं तो ऑक्सीजन को लेके भी हम लोगों की प्रिपरेशन है और बच्चों में अगर मल्टी इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम आता है तो उसके लेके भी हमारे पीडियाट्रिशियंस और मल्टी डिसिप्लिनरी टीम की तैयारी है। तो यानी कि अगर हम कहें कि हमने इसको लापरवाही की तरह से नहीं लेना है, सतर्कता से लेना है। और जैसे कि मैं आपके टीवी के माध्यम से बीच बीच में देख भी रही थी कि कई जगहों से ये भी इमेजेस दिखाई जा रहे हैं कि मार्केट्स वगैरह में बहुत ज्यादा भीड़ है, लोग मास्क का प्रयोग नहीं कर रहे। तो नगमा जी आपके चैनल से मैं जरूर गुजारिश करना चाहूंगी कि मास्क का हम सबसे ज्यादा प्रोपेगेट करें और यानी कि बाकी जो सेंसेक्स ऊपर नीचे है वो तो समय के अनुसार हमारा सब ठीक ही हो जाएगा, हम ये कहेंगे, परंतु हमें घबराने की जरूरत नहीं, परंतु सतर्क होने की जरूरत है। जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर की आपने बात की, यानी कि कोविड से बचें, इसके मुताबिक हम अपने बिहेवियर को रखें, फासला बनाना, मास्क पहनना, समय पे वैक्सीनेशन, ये तमाम चीजें जैसे इतने दिनों से लोग करते आए थे। पर इस समय जैसा आपने कहा और जैसा तस्वीरें भी जो हम देख रहे हैं, बाजार तमाम खुले हैं, बाजारों में भीड़ भी बेइंतहा है, त्योहार बहुत सारे और उसके साथ शादियों का मौसम। तो क्या कुछ इस तरह की चीजें भी अब लागू करने की जरूरत दिख रही है, जिस तरह के केसेस बढ़ रहे हैं कि जो जरूरी सेवाएं हैं वो खुले, बाजार भी खुले, लेकिन कुछ एहतियात को एनफोर्स किया जाए, क्योंकि बाजारों में जिस तरह की भीड़ अभी नजर आ रही है उस पर किसी तरह का कोई कंट्रोल नहीं है। बिल्कुल, ये बहुत आपका एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा जो आपने उठाई, मैं जरूर कहूंगी कि यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट यानी कि जिला परिषद की जितनी भी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज है उनको स्ट्रिक्ट होने की जरूरत है। यानी कि गवर्नमेंट ने तो गाइडलाइंस जारी करी हैं, परंतु उनका जमीनी स्तर पे पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा, ये जरूर हमारी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटीज को या लोकल हेल्थ अथॉरिटीज को देखना है कि लोग मास्क पहन रहे कि नहीं पहन रहे, या और यानी कि 2 गज की दूरी तो मैं नहीं कह सकती कि हर जगह मेंटेन होनी पॉसिबल है,
परंतु मास्क का प्रयोग वो जरूर करें। हर जगह जहां पॉसिबल हो अपना सैनिटाइजेशन करें या हाथ को बार बार धोएं। और डॉक्टर गर्ग, मैं ये भी टीका की जरूरत जी डॉक्टर गर्ग, मैं ये भी आपसे समझना चाह रही हूं कि जो ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित लोग अब तक जो आए हैं, दिल्ली में भी जो लोग देखे गए, उनकी जांच पड़ताल, वो ठीक होकर काफी लोग घर भी गए हैं, तो उसमें क्या पुराने वेरिएंट के मुताबिक कुछ डिफरेंसेस देखे गए हैं सिम्टम्स में? क्या पता चला आप लोगों को अब तक? देखिए, पहले हम जब अगर सेकेंड वेव की बात करें, जहां पे प्रिडोमिनेंटली हमारा सबसे ज्यादा डेल्टा वेरिएंट ही था, 99% मैं कहूँ डेल्टा वेरिएंट था, तो उस समय जो मरीज आ रहे थे वो बहुत सीरियस थे और उनमें चाहे वो रेस्पिरेटरी सिम्टम्स की बात करें या गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिम्टम्स, यानी कि कोई ऐसा शरीर का अंग नहीं था जो प्रभावित नहीं हुआ था। हमने बहुत सारी ऑक्सीजन शॉर्टेज देखी, हर बार हमें हर रोज ये सुनने को मिला था कि अस्पताल में बेड्स नहीं मिल पा रहे, ये सब है। परंतु अब हम देख रहे हैं कि मरीजों के लक्षण बहुत ही माइल्ड हैं, सिर दर्द है, बुखार है या गले में खराश है, 2-3 मरीजों को पेट के सिम्टम्स भी देखने को मिले, तो यानी कि ये बहुत जरूरी है समझना। परंतु मैं बार बार ये कहना चाहूंगी कि लोग हल्के में ना लें कि हमारे सिम्टम्स बहुत माइल्ड है, तो हम कोई बात नहीं, आके चला जाएगा। तो ये जरूरी है कि आपको किसी भी प्रकार का सिम्टम लगता है, यानी कि मरीज फील करता है कि मुझे खराश है या मैं किसी के संपर्क में आया हूं, तो वो जरूर हेल्थ अथॉरिटीज को रिपोर्ट करे ताकि हम सब तक पहुंच पाए और हमारा कंटेनमेंट और यानी कि ट्रीटिंग और ट्रैकिंग जो है अच्छे से हो सके जी, और हम ज्यादा से ज्यादा जांच भी कर सके। बिल्कुल बिल्कुल, सतर्क रहने की जरूरत है, सावधान रहने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका डॉक्टर गर्ग, इस जानकारी को हमारे साथ साझा करने के लिए धन्यवाद। और देश में सबसे ज्यादा 54 ओमिक्रॉन के मामले महाराष्ट्र से आए हैं। मुंबई में भी कोविड के मामले एक हफ्ते में दोगुने आने लगे हैं। लक्षण हल्के हैं, इसलिए अस्पताल में भर्ती कराने की नौबत नहीं है। इधर बीएमसी ने नई गाइडलाइन भी जारी की है। मुंबई में कोविड केस एक हफ्ते में दोगुने होते दिख रहे हैं। 13 दिसंबर को 174 केस आए तो 19 दिसंबर को 336 मामले दिखे। हालांकि इन सारे मामलों में लक्षण काफी कम हैं, इसलिए ज्यादातर को घर में ही इलाज मिल रहा है। महाराष्ट्र में फिलहाल कोविड पॉजिटिव या संदिग्ध मरीज मिलाकर देखें तो करीब 73,000 लोग होम क्वारंटीन में हैं, तो सिर्फ 900 मरीज अस्पताल में भर्ती हैं। सायन हॉस्पिटल में एक जमाने में 450-500 पेशेंट थे कोरोना के। अभी ये समय में 5, 4, 3 ऐसे पेशेंट सायन हॉस्पिटल में हैं। उनको एक वार्ड में हम लोग रख रहे हैं और आज की द्वारा कोई भी पेशेंट वेंटिलेटर में नहीं है, कोई भी पेशेंट क्रिटिकली इल नहीं है। माइल्ड सिम्टम्स हो रहे हैं, सौम्य सिम्टम्स हो रहे हैं, जिसके कारण हम उनको होम क्वारंटाइन ही एडवाइस कर रहे हैं, हॉस्पिटलाइजेशन नहीं बता रहे हैं। तो इसके कारण जो हॉस्पिटल के एडमिशन रेट है उसमें कोई खास बढ़ोतरी फिलहाल नहीं हुई है। कोविड था 1-1.5 साल पहले, लॉस ऑफ स्मेल, लॉस ऑफ टेस्ट, ये सब सिम्टम्स आते थे, ब्रेथलेसनेस होता था, मतलब श्वास लेने की तकलीफ होती थी। लेकिन अभी जो ताजा कोविड चल रही है उसमें ज्यादा से ज्यादा माइल्ड सिम्टम्स जैसे कि सर्दी होना, नाक बहना, थकान महसूस होना, सर में दर्द होना, यही सब सिंपल सिम्टम्स फिलहाल नजर आ रहे हैं। और ये माइल्ड होने के कारण हॉस्पिटलाइज भी काफी कम हो रहे हैं। 19 दिसंबर तक पूरे महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के 74 केस आ चुके हैं। नए वेरिएंट को लेकर बढ़ी चिंता के बीच मुंबई में बीएमसी ने नई गाइडलाइन जारी की है, जिसके मुताबिक खुले स्थानों में 25% क्षमता तक के लोगों को अब अनुमति होगी। बंद जगहों में 50% क्षमता तक के लोगों को अनुमति है। यदि 1000 से अधिक लोगों की सभा की योजना है तो स्थानीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की पूर्व अनुमति आवश्यक है। क्रिसमस और नए साल में भीड़ इकट्ठा ना हो, इसको लेकर पुलिस चौकन्नी है। इसके अलावा बीएमसी ने प्रत्येक वार्ड में स्क्वाड की नियुक्ति भी की है, जो वार्ड में हो रही गतिविधियों पर नजर रखेगा और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई भी करेगा। मुंबई से पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया। और इस वक्त देश की बात में एक ब्रेक के बाद मध्य प्रदेश की कहानी, पानी के सूखे वादे।
केंद्र सरकार देश में ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले परिवारों को घर में पानी की सुविधा 2024 तक उपलब्ध करवाना चाहता है। इस उद्देश्य से देश में अगस्त 2019 से जल जीवन मिशन शुरू हुआ। मध्य प्रदेश में हकीकत क्या है, देखिए ये रिपोर्ट। आज मैं लाल किले से घोषित करता हूं कि हम आने वाले दिनों में जल जीवन मिशन को लेकर के आगे बढ़ेंगे। ये जल जीवन मिशन, इसके लिए करीब केंद्र और राज्य साथ मिलकर के काम करेंगे और आने वाले वर्षों में 3.5 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा रकम इस जल जीवन मिशन के लिए खर्च करने का हमने संकल्प किया। प्रधानमंत्री जी के 2 महत्वपूर्ण विजन है। एक है हर घर जल और दूसरा है आत्मनिर्भर भारत। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री प्रहलाद पटेल ने भोपाल में बताया कि जल जीवन मिशन के तहत मध्य प्रदेश में 2024 तक कुल 1 करोड़ 22 लाख घरेलू नल कनेक्शन उपलब्ध कराए जाने हैं। 17 दिसंबर 2021 तक प्रदेश में 44 लाख 64 हजार यानी लगभग 36.5% परिवारों को घरेलू नल कनेक्शन उपलब्ध करा दिए गए हैं। अब एक तस्वीर 6 नवंबर की है, जहां मुख्यमंत्री अपने पैतृक गांव जैत में पेयजल कनेक्शन में गड़बड़ी को लेकर बिफर गए। जल निगम से कर क्या रहा, मेरे क्षेत्र में पानी नहीं जा रहा, जैत में पानी सब जगह नहीं गया। ये कौन का काम? मेरा काम है। एक साथ आवेदन दे रहा हूं और 15 दिन के बाद मैं पूछूंगा, अगर एक जगह भी शिकायत आ गई तो तुम नहीं रहोगे। ये कोई तरीका थोड़ी होता है, एक टोटी में देखूंगा। ये मुख्यमंत्री का काम है, पानी में टोटी आ रहा है कि नहीं आ रहा टोटी में। केंद्रीय मंत्री के आंकड़े बना मुख्यमंत्री की हकीकत के बीच कुछ तस्वीरें हमने भी ढूंढी। हमारे साथी नावेद विदिशा के गुलाबगंज पहुंचे तो वहां आधे अधूरे पाइप, हैंडपंप से पानी भरते बच्चों की तस्वीरें दिखी। खाली टंकी और लोगों से नल जल योजना की हकीकत भी उन्होंने पूछ ली। कभी पानी नहीं आया नल योजना में, टैंकर से मूल खरीदते, कई मंत्री संतरी आए, सबसे अर्जी लगाई, सब आते कह के चले जाते कि साहब हाँ अगली पंचवार्षिक में तुम्हें पानी कर देंगे, इस साल पानी कर देंगे, दूसरी लाइन बिछवा देंगे बर्दी घाट से, मगर कुछ नहीं हुआ अभी तक। पानी कभी आता ही नहीं है, लेकिन पाइप डल जाते हैं हर साल चुनाव के टाइम। बस नल जल योजना 2 साल से पानी नहीं दिया, टंकी खाली है, यहाँ गंदगी मची रहती है, पूरे मच्छर। हम देख रहे हैं ये पानी की टंकी भी तो बनी है तो खाली रहती है सर, 2 साल से नल ही नहीं दिए। अच्छा, तो मुख्यमंत्री नल जल योजना नहीं पहुंची गाँव? नहीं, सब बंद है, 2 से पैसा। ये पाइप जो डले हुए हैं दिखाने के लिए। पानी हम तो आधी रात के भरते हेडपम्प से, 3 बजे रात के, पानी नहीं मिल रहा। गर्मी में मूल खरीदते हैं 2 रुपए कैन। प्रदेश सरकार नल जल योजना के घर घर पानी पहुंचाने के भले ही लाख दावे करे, पर यह हकीकत विदिशा जिले के गुलाबगंज की है, जहां पाइपलाइन डले 2 साल तो हो गए, लेकिन आज भी पानी को गांव वाले तरस रहे हैं। यही जमीनी हकीकत है। आंकड़े कहते हैं लगभग 45 लाख घरों को नल का पानी मिलने लगा है, लेकिन लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ने नल तो लगा दिए हैं, लेकिन उनसे जल नहीं पहुंचता। जल जीवन मिशन का पोर्टल कहता है कि भोपाल की 4 पंचायतों में नल से जल पहुंच रहा है। बैरसिया के भैंसौदा पंचायत को फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन में रखा गया है, यानी हर घर में नल और पीने का पानी। लेकिन गांव वाले कहते हैं 3 महीने तक उन्हें नल से पानी मिला, लेकिन उसके बाद नल सूखे ही पड़े रहे। लोग कैमरे पर आने से डर रहे थे, लेकिन सारी बातें विस्तार से बताई। रोड के पलाट के देने हम तो लगा रहे, तो बाढ़ हो गए, खजूरिया नरेला और पानी कहीं से कहीं नहीं जा रहा है। अब पानी हो तो मान लो काम है, जिसका काम तो बताओ। फालतू के नल ही लगाए भैया, पर काम है आज नहीं, कभी भी चला ही नहीं रहा नाला ने। पंचायत भवन के परिसर में ही बनी आंगनबाड़ी में नल बंद पड़े हुए हैं, बच्चे हैंडपंप से पानी पी रहे हैं। जल जीवन मिशन शुरू होने से पहले मध्य प्रदेश के 13,23,000 घरों में नल कनेक्शन थे। जल जीवन मिशन में अब तक टारगेट 64.59% काम करने का था, यानी अब तक करीब 79 लाख घरों तक पानी पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन सरकारी किताबों में पहुंचा है 44,64,000 यानी लगभग 36.5% घरों में।
सरकार देरी की बात मानती है, पहली वजह कांग्रेस दूसरी कोरोना को बताती है। कांग्रेस का आरोप है कि सब कुछ किताबी है। तो उस समय मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी। अगर उस समय कांग्रेस की सरकार इस पर तुरंत एक्शन लेती, जैसे कि माननीय हमारे सीएम साहब शिवराज सिंह जी ने ली, तो 1 साल उन्होंने इस योजना में डिले किया, तो 1 साल का वो हमारा नुकसान। हमने जो लक्ष्य सोचा था कि हम 2023 तक इसको पूरा कर लें, लेकिन उसमें बीच में कोरोना जैसी महामारी आ गई। अगर कहीं से हमसे शिकायत आती है तो हम उस पर तुरंत एक्शन लेते हैं और हम तुरंत उसकी जांच करें, उसी दिन हम उसकी रिपोर्ट मांगते हैं। इसमें कहीं ना कहीं विभाग का और सरकार का फेलियर है, क्योंकि इतने करोड़ों अरबों रुपए खर्च होने के बाद भी अगर नल जल योजना से या नगर निगम की योजना से नगर पालिका या गांव की पंचायत अगर पानी नहीं मिलता आज इतने सालों के बाद, तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। तो ये कागजी कार्रवाई, सब कागजी कार्रवाई ज़्यादा होती है, और जो फील्ड में जल पहुंच जाए वो पता नहीं क्यों टेक्निकल फॉल्ट है या क्या है, ये फेलियर पे फेलियर हो रहा है। केंद्र सरकार की योजना है कि साल 2024 तक हर ग्रामीण घर में नल से जल पहुंचे, लेकिन जो केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों की रैंकिंग है उसमें मध्य प्रदेश इस मामले में 24वें नंबर पर है। ऐसे में क्या 2024 तक हर घर में नल से जल पहुंचेगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल तो है ही, लेकिन कई ऐसे गांव भी हैं जहां फाइलों में तो नल से पानी पहुंच गया है, लेकिन हकीकत में वहां के नल सूखे ही पड़े हुए हैं। भोपाल में कैमरा पर्सन रिजवान खान और नावेद के साथ अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया। और एक ब्रेक के बाद संसद में हंगामा थम ही नहीं रहा। हंगामे के बीच सरकार ने पास कराया बिल। आज के दिन संसद में हंगामा हुआ, लेकिन इस बीच चुनाव सुधार का बिल लोकसभा में ध्वनि मत से पास हो गया है। इसमें आधार को वोटर आईडी से जोड़ने के प्रस्ताव का विपक्ष विरोध कर रहा है। लोकसभा में विपक्षी सांसदों के भारी हंगामे के बीच कानून मंत्री किरण रिजिजू ने सोमवार को चुनाव सुधार संशोधन बिल पेश कर दिया, जिसमें वोटर आई कार्ड को आधार से लिंक करने का प्रस्ताव शामिल है। नाराज विपक्षी सांसदों ने बिल के प्रावधानों पर कई सवाल उठाए। चुनाव सुधार लेकर हम सरकार को यह कहा कि इसमें बहुत सारे कानूनी खामियां हैं। आप इस तरीके से बिल पारित ना करके, पेश ना करके, बेहतर होगी कि इसको स्टैंडिंग कमेटी में भेजा जाए। स्टैंडिंग कमेटी को भेजने की जरूरत इसलिए है कि जानकारों की राय लेने की वहाँ सुविधा मिलेगी। पीएम डुबकी लगा रहे हैं, डर की मारे डुबकी लगा रहे हैं, क्योंकि उनके पास ये सारे जानकारी मिल चुके हैं कि अब यूपी पीएम साहब के लिए उपयोगी नहीं होगी। स्टडीज हैं कि आधार में 8 to 9% गलतियां हैं। इलेक्शन कमीशन टोटल इसमें 3.5 से 4% है। आप बताइए, दीजिए डेटा, देश को बताइए कितना बोगसिंग हुई। इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट हमारे भारत की डेमोक्रेसी पर पड़ेगा, हमारे राइट टू प्राइवेसी पर पड़ेगा, और ये बहुत बुरा असर इसका पड़ेगा फ्यूचर में। विपक्षी सांसदों के हंगामे के बीच बिल पास हो गया। कानून मंत्री ने विपक्षी सांसदों के इन आरोपों को निराधार बताया। अब सोचिए, अगर हम चाहते हैं कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर हो, तो इलेक्शन फ्री एंड फेयर होने के लिए इलेक्टोरल रोल सबसे पहले तो ठीक करना होगा। इसलिए ये बहुत बड़ा एक रिफॉर्म है, बहुत अच्छी बात है। बात चाहे राज्यसभा की हो या फिर लोकसभा की, दोनों सदनों में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच की खाई लगातार बढ़ती चली जा रही है। दोनों के अपने अपने तर्क हैं और कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि आखिर संसद कैसे चलेगी। टकराव की ये तस्वीर राज्यसभा में भी दिखाई दी, जहां दिन भर विपक्षी सांसदों ने 12 विपक्षी सांसदों के निलंबन के खिलाफ नारेबाजी की और लखीमपुर खीरी मामले पर गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के इस्तीफे की मांग की। सभी पार्टियों को ऑल पार्टी मीटिंग करके इसको सुलझाना चाहिए, लेकिन उन्होंने सिर्फ 5 पार्टी को बुला के बातचीत करना चाहते थे। वो सहयोग नहीं चाहते हैं,
हम तो सहयोग करने के लिए तैयार हैं। आप रिवोक कीजिए, क्या दिक्कत है आपको रिवोक करने में? देखिए, बड़े दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि विपक्ष चाहती नहीं है कि किसी भी तरह से कोई चर्चा हो, डिबेट हो, बिजनेस ट्रांजैक्ट हो, बिल पास हो। वो सिर्फ चाहते हैं किसी तरह से हंगामा करे और सदन को ना चलने दे। यही उनकी कोशिश है, जो बड़ा नकारात्मक अप्रोच है। मुझे लगता है कि इसको एक रिस्पॉन्सिबल अपोजिशन की तरह जो उनकी भूमिका होनी चाहिए वो भूमिका अदा करें। संसद का शीत सत्र खत्म होने को है, लेकिन कई मसलों पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच टकराव अब भी बना हुआ है। ऐसे में सरकार संसद के शीत सत्र के बाकी बचे 3 दिनों में अपने लेजिस्लेटिव एजेंडे को ज्यादा आगे बढ़ा पाएगी, इसकी संभावना फिलहाल दिखाई नहीं देती। संसद भवन से राजीव रंजन के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। और इस समय एक ब्रेक के बाद दिल्ली में कौन बैठा खेलों पर मंथन करने के लिए। ओलंपिक खेलों में भारत का प्रदर्शन बेहतर तो हो रहा है, लेकिन इसकी रफ्तार बहुत धीमी है। पूर्व ओलंपिक खिलाड़ियों का मानना है कि जब तक खेल संस्कृति विकसित नहीं होती, तब तक पदक की उम्मीद कम ही रहेगी। जमीनी स्तर से देश में खेल का विकास कैसे हो, इस मुद्दे पर चर्चा के लिए जाने माने पूर्व एथलीट दिल्ली में जमा हुए। इस राष्ट्रीय स्पोर्ट्स असेंबली का आयोजन IMT यानी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी गाजियाबाद और एक NGO स्पोर्ट्स वे ऑफ लाइफ ने संयुक्त रूप से किया। ओलंपिक खिलाड़ियों, कोच और प्रशासकों ने अपने अनुभव से कई शानदार सुझाव दिए। किसी बच्चे के अंदर ये भाव अगर आ जाए कि उसने खेलों में जो एक हमारी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा बनता है किसी भी मनुष्य के लिए, मनुष्य जीवन के लिए, वो खेल को हम दबाकर दूसरी चीज़ों में उसको ढकेल दिया जाता है, ला दिया जाता है। तो खेलों में उसकी रुचि को उसी वक्त से जब बचपने से उसमें ढालने की कोशिश, ये इसका मेन उद्देश्य है। इस बैठक में 5 प्रस्ताव रखे गए, जिनमें 4 पास किए गए। सभी एकमत थे कि सबसे बड़ी जरूरत खेल संस्कृति को बढ़ावा देना है। देश के हर जिले में एक आदर्श खेल गांव बने। इन सुझावों को खेल मंत्रालय और नीति निर्धारकों तक पहुंचाया जाएगा। वर्कशॉप से मेरे को भी सीखने को बहुत कुछ मिला। मैं ऑलरेडी काम कर रही हूँ, लेकिन कई चीज़ें जो मुझे सीखने को मिली है वो मैं अपने वहाँ पे जाके भी इम्प्लीमेंट करूँगी। स्पोर्ट्स वे ऑफ लाइफ संस्था पिछले कुछ वर्षों से इस क्षेत्र में काम कर रही है। इनका मानना है कि खेल संस्कृति तभी विकसित हो सकती है जब गांवों तक पहुंचा जाए। इनकी कोशिश प्रतिभाओं को स्पोर्ट्स सेंटर तक लाने की बजाय सुविधाओं को गांव तक ले जाना है। ये संस्था उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के पास बहादुरगढ़ और खेदी वीरान 2 गांवों को लेकर इन्हें आदर्श खेल गांव के रूप में विकसित करने का काम कर रही है। खेल अनुसंधान केंद्र जो IMT गाजियाबाद का स्पोर्ट्स रिसर्च सेंटर है, हम पिछले कई सालों से स्पोर्ट्स कल्चर के और स्पोर्ट्स संस्कृति के विकास के लिए काम कर रहे हैं। इसमें हमने कई सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं, जैसे मॉडल स्पोर्ट्स विलेज है, स्पोर्ट्स थेरेपी है, स्पोर्ट्स वैन है। इसी के अंतर्गत आज यहाँ पर नेशनल स्पोर्ट्स असेंबली का आयोजन किया गया है। यह असेंबली एक परमानेंट बेसिस पे यानी कि स्थायी रूप में इसको सेटअप किया जा रहा है। ऐसी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज़ को इसमें आमंत्रित किया गया, नॉमिनेट किया गया, जो अपने अपने एरियाज़ में स्पोर्ट्स कल्चर के विकास के लिए कुछ काम कर रहे हैं। इन अनुभवी ओलंपियन की तमाम सुझावों पर अमल हो तो आने वाले 10-12 साल में ओलंपिक्स में ज्यादा पदक की उम्मीद की जा सकती है। प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं, जरूरत है इनके मार्गदर्शन और उन तक सुविधाएं पहुंचाने की। नई दिल्ली से संजय किशोर, NDTV इंडिया के लिए।